डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस शानदार से शंखनाद सीरीज में। एसएससी जेई के लिए शंखनाद है, मतलब कि हम आने वाली एसएससी जेई के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड होकर हम पहले ही ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ, इस बार का एसएससी हम फोड़ कर रहेंगे। और वो भी किस, इस शंखनाद सीरीज की मदद से। मिक्स क्वेश्चन सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मिक्स क्वेश्चन सीरीज। दिस इज द लेक्चर नंबर 8। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एंड मोमेंट पर यही वो सीरीज है जिससे कि आपकी बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। अभी हम आरसीसी, बीएमसी और एफएम पर बात कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये शेड्यूल है जो कि आपको ध्यान रखना है, मंडे टू फ्राइडे हम क्या लेकर चल रहे हैं, और साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट कब कब आपके सामने कैसे कैसे आते चले जा रहा है। ठीक है, इन सारे ही लेक्चर्स की पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी जब जब सेशन होते चले जाएंगे। एंड वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन कौन सा है? अच्छा, ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन कौन सा है, ये बात करने से पहले हम कुछ बेसिक बात करते हैं कि ग्रेनाइट एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा रॉक है जो है क्लासिफाई होता है तीन अलग अलग तरीके से। या फिर मैं अगर ग्रेनाइट को यहां पर, ग्रेनाइट की बजाय इफ आई टॉक अबाउट दी इग्नियस रॉक की बात करता हूं, तो इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करने के अलग अलग हमारे पास जो है वो तीन तरीके हैं। एक कहलाता है एक्सट्रूसिव, ठीक है, एक्सट्रूवाइज हो गया वो, एक्सट्रूसिव। एक कहलाता है हाइपरबिसल, और एक कहलाता है प्लूटोनिक या डीप सीटेड। तो ये तीन हमारे पास जो है वो तीन तरह के इग्नियस रॉक है, बेस्ड ऑन दी हमारे पास कहां पर इनका फॉर्मेशन है। तो ये कहां पर होते हैं? सरफेस पर फॉर्म होते हैं। ये कहां पर फॉर्म होते हैं? शैलो डेप्थ पर फॉर्म होते हैं। और ये कहां पर फॉर्म होते हैं? एट लार्ज डेप्थ पर फॉर्म होते हैं, लार्ज डेप्थ पर फॉर्म होते हैं। ऐसे कौन से पत्थर है जो हमारे पास सरफेस पर फॉर्म होते हैं? वो है हमारे बसाल्ट, वो है ट्रैप, या फिर वो है रियोलाइट। ठीक है, वहीं पर जो शैलो डेप्थ पे फॉर्म होते हैं वो है हमारे पास एंडेसाइट या है डोलेराइट। और जो लार्ज डेप्थ पे फॉर्म होते हैं वो है हमारे लिए हमारा ग्रेनाइट या साइनाइट या डियोराइट। तो ये हमारे इग्नियस रॉक का एक क्लासिफिकेशन हुआ। इग्नियस रॉक का ही एक और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सिलिका परसेंटेज, बेस्ड ऑन सिलिका परसेंटेज। इन्हें कहा जाता है एसिडिक रॉक, या फिर इन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट रॉक, या फिर इन्हीं को कहा जाएगा बेसिक रॉक, या फिर इन्हीं को कहा जाएगा अल्ट्रा बेसिक। ठीक है, जब एसिडिक रॉक की बात करते हैं उसमें सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो लगभग लगभग 70 से 80% पे जाता है। इंटरमीडिएट रॉक्स में सिलिका का परसेंटेज 60 से 70% पे जाता है। बेसिक रॉक्स में सिलिका का परसेंटेज 45 से 60% पे जाता है। अल्ट्रा बेसिक में यही परसेंटेज 30 से 45% पर जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दीज आर बेसिकली दी डिफरेंट क्लासिफिकेशन दैट वी हैव। ऐसे कौन कौन से हमारे मिनरल्स हैं जिनसे ग्रेनाइट बनता है? तो क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, और एक और मिनरल है जिसे कहा जाता है गार्नेट। गार्नेट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका आर दी फोर बेसिक मिनरल जिनकी वजह से हमारे पास हमारा इग्नियस या ग्रेनाइट रॉक बनता है। अब बात करते हैं क्वार्ट्ज और लाइम। तो लाइम हमारे लिए क्या है? हमारा मिनरल नहीं है। सिलिका हमारे लिए हमारा मिनरल नहीं है। ठीक है, सिलिका, लाइम और एल्यूमिना ये हमारे तीनों ही मिनरल नहीं है। दीज आर बेसिकली जस्ट दी फॉर्म्स जो कि हमारे पास हमारे
अलग अलग तरह के रॉक्स में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। और धीरे धीरे आप जो है वो क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो आरसीसी और एफएम का पार्ट है वो हर्षित सर डिस्कस कर रहे होंगे, ये आपको बखूबी पता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, ब्रिक्स को बनाने के लिए गुड क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप, ये सवाल पहले भी हमारे सामने आया हुआ है। सिल्टेड सॉइल बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म क्ले हो गया, जहां पर सिल्ट का परसेंटेज ज्यादा है। वेदर्ड क्ले का मतलब होता है क्ले, क्ले फ्री फ्रॉम impurities and ready for brick making, तो वो बनता है वेदर्ड क्ले। सॉइल के अंदर हमारे पास डिसप्रपोर्शनेट होता है, ये डिसप्रपोर्शनेट होता है का मतलब होता है कि हमारे पास यहां पर हर चीज सही मात्रा में हो या नहीं हो हमें नहीं पता। ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि ब्रिक को बनाने के लिए जो फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, तो वेदर्ड क्ले सबसे अच्छा होता है जहां पर सिलिका का परसेंटेज, मैं सिलिका लिखने की बजाय लिखता हूं सलीम, सिलिका का परसेंटेज 50 से 60 होना चाहिए, एल्यूमिना का परसेंटेज 20 से 30% होना चाहिए, लाइम का परसेंटेज 4 से 5% होना चाहिए, आयरन का परसेंटेज हमारे पास जो है वो 7 से 9% होना चाहिए, मैग्नीशिया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास हमारे इंग्रेडिएंट जो है वो कैसे कैसे किस किस मात्रा में होने चाहिए। अगर वैसा है तो हमारे लिए ये हमारी ब्रिक का जो है वो क्ले अर्थ जो है ब्रिक अर्थ जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो मार्बल इनमें से किसका एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है हमारा मार्बल। मेटामॉर्फिक रॉक हमारे पास जो है वो फॉलिएटेड और अनफोलिएटेड होते हैं, फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड होते हैं। बात ध्यान रखिएगा, जो फोलिएटेड होते हैं उनका एग्जांपल है हमारे पास नीज हो गया, या फिर हमारे पास सिस्ट हो गया, या फिर हमारे पास स्लेट हो गया। ये सब हमारे लिए क्या है, फोलिएटेड है। और नॉन फोलिएटेड में क्या आ जाएगा आपके पास, तो नॉन फोलिएटेड में आ गया एग्जांपल के तौर पे मार्बल आ गया, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल हमारे पास जो है वो। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, तो कॉन्ग्लोमेरेट आ जाएगा। These are few of the examples of the metamorphic rock। अच्छा, वहीं पर बात करते हैं कि हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड में जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा सैंडस्टोन, और वो है हमारे पास हमारा लाइमस्टोन, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हमारे स्ट्रेटिफाइड, हमारे सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि किसका मेटामॉर्फिज्म किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे लाइमस्टोन हो, चाहे डोलोमाइट हो, चाहे मार्ल हो, ये सब कन्वर्ट होते हैं किसमें, मार्बल में। अगर मेरे पास पत्थर है ग्रेनाइट, मेरे पास पत्थर है लेटराइट, मेरे पास पत्थर है साइनाइट, ये सब कन्वर्ट होंगे किसमें, नीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं पर अगर मेरे पास पत्थर है फॉर एग्जांपल क्ले स्टोन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास हॉर्न ब्लेंड में। अगर मेरे पास पत्थर है सैंडस्टोन या फिर क्वार्ट्ज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्ट्जाइट में। तो किसका किसके थ्रू या फिर किसका किसमें मेटामॉर्फिज्म होता है ये पता होना चाहिए। मार्बल हमारे पास हमें पता है कि हमारा किसका एग्जांपल है, एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डज नॉट डिपेंड। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डज नॉट डिपेंड हमारे पास, ये हमारे रॉक की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक है, जो कि किस पे डिपेंड कर जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड कर जाएंगे हमारे रॉक के मिनरल कंपोजिशन। मिनरल कंपोजिशन क्या है, इसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ जब फॉर्मेशन की बात आती है, जब फॉर्मेशन की बात आती है तो फॉर्मेशन के टाइम पर हमारा जो पत्थर है वो किस जगह पर कैसा बना, उसका टेक्सचर भी अलग फील होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि फाइन ग्रेन टेक्सचर है, या फिर हमारे पास जो है वो स्मूथ है या रफ है, कैसा भी है, तो हमारे पास हमारे पत्थर का टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पत्थर कब कहां पर बन रहा है, तो पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसकी डेंसनेस से भी फर्क पड़ेगा कि पत्थर हमारे पास कैसा है, पत्थर का सरफेस, उसकी हार्डनेस कैसी है। हार्डनेस जितनी अच्छी होगी पत्थर की क्रशिंग स्ट्रेंथ भी उतनी ही अच्छी निकलकर जनरली आती है। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डज नॉट डिपेंड। तो टेक्सचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। वर्केबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ इजीली वी कैन हैंडल द स्टोन, that is while क्वेरिंग और ड्रेसिंग। तो इसका इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, टेक्सचर हो गया, बोथ टेक्सचर एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एक और बात समझते हैं कि पत्थर को जब हम बात करते हैं तो पत्थर में अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट पता करता है वेदरिंग रेजिस्टेंस को, वेदरिंग रेजिस्टेंस को पता करता है। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ये पता करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोड को, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोड, अगेंस्ट ग्रेजुअल लोड को पता करता है। इसके अलावा आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि एक होता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट पता लगाता है रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। एक होता है टफनेस टेस्ट, जो कि पता लगाता है रेजिस्टेंस टू रिपीटेड इंपैक्ट लोड, रिपीटेड इंपैक्ट लोड, ठीक है। वहीं पर एक होता है बार्ड्स टेस्ट। स्टोन्स के लिए बार्ड्स टेस्ट होता है, जो पता लगाता है रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट एक्शन, रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट एक्शन। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस टू, या फिर ये बताता है डिग्री ऑफ डीके। एक और टेस्ट होता है रेफर्ड एज स्मिथ टेस्ट, और स्मिथ टेस्ट बताता है हमारे पास इम्प्योर कंटेंट को, इम्प्यूरिटी इन स्टोन्स को। तो कई सारे टेस्ट है हमारे पास जो कि हमें पता होना चाहिए। आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, डज नॉट डिपेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following could be the specific gravity of stone to be used as a building material? क्या होनी चाहिए? तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर एक और चीज पे बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है वाटर के कंपैरिजन में हमारे किसी भी मटेरियल का, सॉलिड मटेरियल हो या लिक्विड मटेरियल हो, हम हमारे डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं या यूनिट वेट को कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको अलग अलग मटेरियल के थ्योरेटिकल यूनिट वेट बताता हूं।
थ्योरेटिकल यूनिट वेट पता लगाते हैं, मटेरियल की बात कर लेते हैं और फिर बात करते हैं मटेरियल और फिर इनका थ्योरेटिकल यूनिट वेट केजी पर मीटर क्यूब में। एक एक करके सबको समझना चालू करते हैं। सीमेंट के बारे में क्या क्या पता है? सीमेंट का थ्योरेटिकल यूनिट वेट केजी पर मीटर क्यूब में अगर लिखना भी चाहूंगा मैं, आइदर यू कॉल इट एज डेंसिटी और यू कॉल इट एज एनीथिंग, हमारे पास निकल कर आता है कितना? 1440 के बराबर। कितना आता है? 1440 के बराबर। अच्छा, सीमेंट का तो ये आता है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का कितना आता है? इट इज यूजुअली इक्वल टू 2400 के बराबर। वहीं पर आरसीसी का कितना आता है? तो इट इज यूजुअली इक्वल टू 2500 के बराबर। अच्छा, सीमेंट, आरसीसी, पीसीसी के बाद अगर मान लो कि मैं बात करूं आपसे सीमेंट मोर्टार की, तो सीमेंट मोर्टार का थ्योरेटिकल यूनिट निकल कर आता है लगभग लगभग 2080 के बराबर केजी पर मीटर क्यूब में। वहीं पर लाइम मोर्टार का बहुत कम हो जाता है, इट इज यूजुअली इक्वल टू 1700 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। यूजुअली इतना होता है। लाइम का यूनिट वेट कितना होता है? तो लगभग लगभग ये 640 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास बात करते हैं मटेरियल है जैसे कि ब्रिक। तो ब्रिक का यूनिट वेट होता है लगभग लगभग 1600 से 1920 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। वहीं पर ब्रिक मैसनरी का कितना हो जाएगा? तो ब्रिक मैसनरी का इट इज यूजुअली इक्वल टू हमारे पास 2000, 1920 मान लो, 1920 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। अच्छा, और मटेरियल की बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील की बात करते हैं, तो स्टील का हमारे पास आता है 7840 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, ये स्टील की कहानी है। और क्या ले सकते हैं? तो और ले लो, ग्लास की बात कर लो, तो ग्लास का यूनिट वेट भी लगभग लगभग हमारे कंक्रीट के बराबर बराबर तो जाता है, लगभग लगभग 2500 केजी पर मीटर क्यूब तक। अच्छा, ग्लास के अलावा बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक का यूनिट वेट जाता है लगभग लगभग 1250 केजी पर मीटर क्यूब पे। प्लास्टिक के अलावा अगर वुड की बात करूंगा तो वुड तो बहुत सारे टाइप के हैं, प्लास्टिक भी बहुत सारे टाइप के, मैंने आपको इन जनरल वैल्यू बता दी है। तो वुड का हमारे पास लगभग लगभग 600 से 900 केजी पर मीटर क्यूब तक जाता है। अच्छा, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल में बिटुमिन की बात कर लो, तो बिटुमिन का पानी से थोड़ा सा ऊपर जाता है 1040 केजी पर मीटर क्यूब तक। वाटर का तो हम सबको ही पता है कि वो होता है हमारे पास 1000 के बराबर। जब हम स्टोन की बात करते हैं, स्टोन भी बहुत सारे हैं, लगभग लगभग ये हमारे पास 2600 से हमारे पास 2950 तक चला जाता है, 2960 तक चला जाता है। और क्या मटेरियल बच रहा है हमारे पास? कई सारे मटेरियल थे, मैंने कई सारे मटेरियल आपसे डिस्कस कर लिए हैं, तो पता होना चाहिए जिसका डिस्कशन करना था वो हुआ नहीं हुआ, ये हो गया। स्टोन का 2600 से 2900 3000 तक भी रेंज आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द मटेरियल। अच्छा, एक और भी ले लो, ये ले लो ऐश, ऐश की बात कर लो, तो ऐश के लिए हमारा जो मटेरियल होता है वो होता है 640 केजी पर मीटर क्यूब तक। दीज आर फ्यू ऑफ दी डिफरेंट यूनिट वेट होते हैं हमारे पास, पता होना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट सभी का डिस्कस कर लिया है, तो आंसर यहां से क्या हो जाना चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन, इन्हीं को 1000 से डिवाइड कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो वो नियर अबाउट हमारे पास स्टोन का कितना आ जाना चाहिए? 2.7 के बराबर आ जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2.7 विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज, क्या कहलाता है? प्रोसेस है। ठीक है, जरा देखना आप, मोल्डिंग क्या होता है ब्रिक के अंदर, है ना? मोल्डिंग होता है हमारे पास, हम हमारे ब्रिक अर्थ को रिक्वायर्ड शेप एंड साइज प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक शेप टू ब्रिक अर्थ, ये कहलाता है मोल्डिंग। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक होता है पगिंग। अगर हम मिक्सिंग, अगर हम मिक्सिंग, ब्लेंडिंग
इन अगर पग मिल करते हैं तो वो कहलाता है पगिंग। अगर हम मिक्सिंग ऑफ क्ले, अगर मिक्सिंग ऑफ क्ले और वाटर करते हैं, ठीक है, एंड अदर इंग्रेडिएंट्स बाय हैंड्स, किससे, बाय हैंड्स और लेग्स, जो भी हम कर रहे हैं उसे कहा जाता है नीडिंग। और टेम्परिंग का मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से, टू मेक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव्ड, वो कहलाता है हमारे पास टेम्परिंग। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, आगे किसकी बात चल रही है नहीं पता, पर यहां से जब हम देखेंगे तो हर जगह ब्रिक वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये ब्रिक से रिलेटेड है। पहले तो पता होना चाहिए सिलिका करता क्या है। सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग, सलीम, सलीम क्या करता है, तो सिलिका रिस्पॉन्सिबल है क्या हमारे पास, टू मेंटेन यूनिफॉर्म शेप। ठीक है, एल्यूमिना का काम क्या है, टू प्रोवाइड प्लास्टिसिटी, ताकि जो शेप अटेंड करना चाहे वो अटेंड करा सके। लाइम का पर्पस क्या है, फ्यूजिंग का, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्यूज करेगा अलग अलग चीजों से तो स्ट्रेंथ दिलाने में काम में आएगा। आयरन ऑक्साइड का पर्पस क्या है, आयरन ऑक्साइड का पर्पस है एक तो आपके पास कलर दिलाने का, और दूसरा है फ्यूजन का, और तीसरा है हार्डनेस का। मैग्नीशिया का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड साउंडनेस इन सीमेंट, साउंडनेस इन ब्रिक। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी चीज को ज्यादा कर देंगे, किसी भी चीज को अगर ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा करने से क्या दिक्कतें होंगी। सिलिका को ज्यादा कर देंगे तो सिलिका कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो ब्रिक जो है वो कोहेसिवनेस खत्म हो जाएगी, तो इनके अंदर ब्रिटलनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा कर देने से जब ये ब्रिक सूखती है तो मॉइस्चर तेजी से निकलता है, तो क्रैकिंग और श्रिंकेज के चांसेस आते हैं। क्रैकिंग, श्रिंकेज, ट्विस्टिंग। लाइम कंटेंट ज्यादा हो जाने से हमारी ब्रिक्स में एक तो अनसाउंडनेस क्रिएट होगा, ऊपर से ब्रिक्स जो है वो मेल्ट करना चालू करेगी, मतलब डिस्टॉर्ट होना चालू करेगी, तो ये रेस्पॉन्सिबल है मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए। आयरन कंटेंट ज्यादा हो जाने से, ज्यादा आयरन कंटेंट होता है तो उससे हमारी ब्रिक्स में अंदर ही अंदर जो है वो हमारे पास आयरन पायराइड बनना चालू होते हैं, तो वो आयरन पायराइड्स की वजह से हमारी ब्रिक की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर बात करें मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कंटेंट ज्यादा होने से आपकी ब्रिक जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं बनती, इट इज रेफर्ड एज डीके ऑफ ब्रिक्स। ड्यूरेबिलिटी घटाता है। तो किसी चीज के ज्यादा हो जाने से इंप्रूव द इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक, भाई ये हमारे पास किसी चीज के ज्यादा हो जाने से होएगा ही नहीं। चेंजेस द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, किसी चीज के ज्यादा हो जाने से, वो मैग्नीशिया के ज्यादा हो जाने से हो सकता है, तो हमारे पास वो सिलिका की वजह से तो नहीं हो रहा। मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, तो वो एल्यूमिना की वजह से, ये भी आंसर नहीं होगा। मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, तो वो किसके से होगा, सिलिका की वजह से होगा।
कोहेसिवनेस खत्म हो जाती है तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, तो हमारी ब्रिक जो है वो खराब हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से आएगी? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड बाइंडिंग, स्ट्रेंथ एंड बाइंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? ड्यू टू सिलिकेट्स ऑफ लाइम, जो कि है क्या? C3S एंड C2S। तो ध्यान रखिएगा C3S और C2S ये हमारे पास तभी बनेंगे ओनली फॉर्म्ड व्हेन लाइम इज प्रेजेंट विथ सिलिका। सिलिका अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, लाइम होगा तभी हमारे पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आएगी, वरना नहीं आएगी। तो हमारे पास जिप्सम, जिप्सम तो एक रिटार्डर की तरह काम करता है। क्या करता है? एक रिटार्डर की तरह काम करता है। ध्यान रखिएगा, जिप्सम को ही अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? तो मिलता है हमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सिलिका अपने आप में अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, एल्यूमिना अपने आप में अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, लाइम ही है जो हमारे सीमेंट में सीमेंटिंग प्रॉपर्टी लाने का काम कराता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, और 8 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर जो है वो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू दी हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वॉट, किसके हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस से ये प्रॉपर्टी हमारे पास निकल कर आएगी? तो जरा देखो, सेटिंग एंड हार्डनिंग की बात चल रही है। सेटिंग एंड हार्डनिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ अचीवमेंट विथ टाइम। अगर सिर्फ सेटिंग की बात करता तो शुरुआत में जो हमारा सीमेंट पेस्ट सेट होता है उसकी बात चलती, सेटिंग एंड हार्डनिंग की बात कर रहा है, मतलब समय के साथ स्ट्रेंथ अचीवमेंट की बात चल रही है। तो किसके हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ये अकर करेगा? तो जरा देखिएगा आप, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसमें एक तो पहली बात सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, और साथ में ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या कराता है? फ्लैश सेटिंग कराता है, ठीक है। वहीं पर डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करूं तो ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये सिर्फ किसके लिए है? तो ये है फ्लैश सेटिंग के लिए। अब जरा देखो आप, आपके पास ये जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट है, यहां पर सेटिंग का कोई रोल ही नहीं है, सेटिंग का कोई रोल नहीं है, लेकिन हार्डनिंग जरूर हो रही है। When it comes to the case of ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, तो समय के साथ स्ट्रेंथ अचीवमेंट है, शुरुआत की कुछ सेटिंग तो C3A और C4AF करा देगा, थोड़ी बहुत सेटिंग हमारे पास स्ट्रेंथ गेन के साथ अगर यहां पर हो सके तो यहां पर सेटिंग एंड हार्डनिंग दोनों प्रॉपर्टी गेनी जाएगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, किससे मिलेगी? द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, किससे मिलेगी? तो कुछ बेसिक बातें करते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग तरह की सीमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हमारे पास रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो किससे बनती है? हमारे पास फाइन ग्राइंडिंग कराकर बनती है। किससे बनती है? फाइन ग्राइंडिंग ऑफ ओपीसी से बनती है। वहीं पर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट ये किससे बनेगी?
ये हमारे पास फाइन ग्राइंडिंग ऑफ ओपीसी तो बनेगी बनेगी, पर साथ में क्या मिला जाएगा, CaCl2 मिलाया जाएगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%। ठीक है, CaCl2 नॉट ग्रेटर देन 2% मिलाकर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और सीमेंट होती है विच इज बेसिकली रेफर्ड एज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, ओपीसी के साथ में GGBFS मिलाया जाता है। ठीक है, वहीं पर इसके अलावा एक और सीमेंट होती है विच इज बेसिकली रेफर्ड एज सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट में होता क्या है कि आप GGBFS तो यूज करते ही करते हो, GGBFS तो यूज करते ही करते हो, ओपीसी भी होता है, लेकिन यहां पर जो है हमारे पास C3A परसेंटेज को काफी रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, ये बनता है हमारा सुपर सल्फेटेड सीमेंट। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सीमेंट है हमारे पास लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट में क्या किया जाता है, यहां पर C3A का परसेंटेज प्लस C3S का परसेंटेज जो वो बहुत कम कर दिया जाता है ताकि हीट कम लिबरेट हो। इसके अलावा सीमेंट जो है उसे मान लेते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट में यूजुअली क्या किया जाता है, सेटिंग फास्ट कराने के लिए एक तो जिप्सम का कंटेंट कम किया जाता है, जिप्सम परसेंटेज को रिड्यूस कराया जाता है, और साथ में यहां पर जो है वो हम C3A का परसेंटेज यूजुअली थोड़ा ज्यादा रखते हैं। अच्छा, इसी के अलावा यहां पर जो है वो हम क्या मिलाते हैं, यहां पर मिलाते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे पास हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट बन सके। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सीमेंट बनता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या किया जाता है, हाई एल्यूमिना कंटेंट करने के लिए हम डालते हैं बॉक्साइट, और बॉक्साइट और लाइमस्टोन दोनों चीजें होती हैं जिससे हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट बनता है। इसके अलावा अनादर सीमेंट दैट वी हैव इज, तो वो सीमेंट है जैसे कि हमारे पास हमारा एक्सपांसिव सीमेंट हो गया। तो एक्सपांसिव सीमेंट में जब बात करते हैं तो मिलाया जाता है सल्फो एल्यूमिनेट। सल्फो एल्यूमिनेट मिलाया जाता है हमारे ओपीसी क्लिंकर के अंदर। इसके अलावा सीमेंट अगर होता है तो जैसे कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट की बात करते हैं, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, तो फोमिंग एजेंट जैसे कि स्टीरिक एसिड या फिर ऑलिक एसिड मिलाया जाता है हमारे ओपीसी क्लिंकर्स में, जिससे कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनता है। इसके अलावा सीमेंट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। तो एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट जो होता है, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट में मिलाया जाता है क्या, क्वार्ट्ज का पाउडर मिलाया जाता है। क्वार्ट्ज पाउडर मिलाया जाता है जिससे कि एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट बन सके। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि पता होनी चाहिए। सो बर्निंग द मिक्सचर एट द लोअर टेम्परेचर, कुछ भी नहीं होगा, इससे सीमेंट बनी नहीं पाएगी। एडिंग जिप्सम आफ्टर ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग के बाद जिप्सम को ऐड करने से सीमेंट की कोई क्वालिटी बनी नहीं पाएगी, जिप्सम का मतलब ही नहीं निकलेगा। एडिंग कैल्शियम सल्फेट टू द मिक्सचर, CaSO4 मिलाने से मिक्सचर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल वेस्ट है। ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू द हाई डिग्री ऑफ फाइननेस, यही हमारा सही आंसर होगा। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट ऐसे ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन लिबरेट करता है। तो अगर हम C3S की बात करें तो C3S रिलीज करता है लगभग 500 जूल्स पर ग्राम। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट C4AF तो ये रिलीज करता है लगभग 420 जूल्स पर ग्राम के बराबर। C3A रिलीज करता है 865 जूल्स पर ग्राम के बराबर, और वहीं पर C2 रिलीज करता है 265 जूल्स पर ग्राम के बराबर। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑर्डर है हमारे बॉक्स कंपाउंड का, कौन कितनी हीट रिलीज करता है। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट कौन रिलीज करता है, तो वो है हमारा C3A, जो कि है 865 जूल्स पर ग्राम के बराबर।
अगला क्वेश्चन है द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट किससे टेस्ट की जाएगी? भाई हमारे पास यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, अलग तरह के टेस्ट हैं। स्टैंडर्ड ब्रिकेट टेस्ट किस लिए यूज होता है? तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए यूज होता है। यहां पर जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है हमारे पास P/5 प्लस 2.5% ऑफ सीमेंट प्लस सैंड के बराबर। और वहीं पर यहां पर जो लोडिंग का रेट होता है, जो यहां पर लोडिंग का रेट होता है वो होता है हमारे पास 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से। और यूजुअली हमारे ओपीसी की 7 डे स्ट्रेंथ, सॉरी 3 डे और 7 डे स्ट्रेंथ 2 और 2.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए, मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, तो यहां पर हम जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं जहां पर हम क्यूब बनाने के लिए वाटर कंटेंट रखते हैं यूजुअली P/4 प्लस 3 के बराबर। P/4 प्लस 3 के बराबर बाई द परसेंट ऑफ सीमेंट प्लस सैंड। और हमारे सीमेंट मोर्टार की 1:3 का सीमेंट मोर्टार बनाते हैं तो उसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ 16 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी 7 दिन की स्ट्रेंथ 22 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए अगर हमारे पास हम सीमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो। ली चैटलियर एपरेटस, दो तरह के एपरेटस हैं साउंडनेस को टेस्ट करने के लिए। तो ली चैटलियर एपरेटस जो है वो हमारे पास एक्सेस लाइम को बताएगा, और इसी के अलावा एक और टेस्ट होता है विच इज रेफर्ड एज ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ऑटोक्लेव टेस्ट, अच्छा पिछली क्लास में पिछले एक सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो हमारा टेस्टिंग होता है तो साउंडनेस की बात चल रही है। साउंडनेस जनरली हमारे सीमेंट में अनसाउंडनेस जो है वो लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से होता है, लेकिन सल्फर की वजह से कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारा ली चैटलियर एपरेटस है वो सिर्फ लाइम की वजह से होता है। ऑटोक्लेव जो है वो लाइम और मैग्नीशिया के लिए होता है, लाइम प्लस मैग्नीशिया के लिए होता है। सिलिका अगर मैंने पिछले सेशन में कहीं पर लिख दिया हो तो उसे करेक्ट कर लेना, सिलिका सॉरी सल्फर की वजह से कोई टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की जाती। तो एक्सेस लाइम की वजह से हमारे पास जो है वो ली चैटलियर एपरेटस होता है और ऑटोक्लेव जो है वो लाइम और मैग्नीशिया की वजह से अनसाउंडनेस को इंडिकेट करता है। विकट्स एपरेटस जो है वो 3 टेस्टिंग करके बताता है और वो है हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट प्लस इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट प्लस फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो 3 तरह के टेस्टिंग को बताता है हमारा विकट्स एपरेटस। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक ऑफ द क्लास 3.5 एज पर IS 1077 1992 इज। तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो यूजुअली न्यूटन पर mm² में रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो कितनी निकल कर आती है? 3.5। क्लास 3.5 की स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² होगी, क्लास 12.5 की स्ट्रेंथ 12.5 न्यूटन पर mm² होगी, क्लास 35 की स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm² होगी। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? A 3.5 न्यूटन पर mm² के बराबर। तो ये है हमारे पास हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस। तो ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है। इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करेंगे हर्षित सर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर हर्षित सर के द्वारा। सो बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है शंखनाद सीरीज के अंदर। और यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो आरसीसी, बीएमसी और एफएम का है। तो सर ने यहाँ पर डिस्कस करे आपके साथ बीएमसी के क्वेश्चन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये फ्लूइड मैकेनिक्स से है। एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेस द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? H/CP। और इसका फॉर्मूला क्या है? IG(x((x) साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में AH बार और प्लस H बार। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें से अगर हम H/CP माइनस H बार कर दें तो ये बन जाएगा IG(x((x) साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय AH बार। ठीक, अब अगर यहां पर हम देखें तो जो डिफरेंस है H/CP और H बार के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पर IG जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो कांस्टेंट रहेगा,
वर्टिकल सरफेस है तो sin 91 हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट है। ये जो डिफरेंस है ये एच बार के प्रोपोर्शनल है। अगर हम किसी सरफेस को जो डेप्थ ऑफ इमर्जन है उसको बढ़ाते जाएंगे तो उसका एच बार भी क्या होगा, इंक्रीज। और अगर एच बार बढ़ेगा तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये दोनों पास पास आने लगेंगे, उनका जो डिफरेंस है वो कम होगा। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास जाएगा, कॉन्साइड करने लगेंगे। सो फॉल क्लोजर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया, सही बात है। मूव्स अवे, गलत। अल्टीमेटली कॉन्साइड, कॉन्साइड तभी कर पाएगा जब आपका जो डेप्थ ऑफ इमर्जन है वो इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि जब डेप्थ इनफाइनाइट होगा तो एच बार इनफाइनाइट होगा, तब ये जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो एच बार सीपी एच बार होगा। अब इंफिनिटी को हम डिफाइन तो कर नहीं सकते, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि अल्टीमेटली कॉन्साइड। यहां पे हमसे जैसा बोला है हमें जवाब वैसा देना है। इन्होंने ये नहीं बोला इंफिनिटी, इन्होंने बोला बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो ये डिफरेंस कम होगा, तो पास पास आएंगे। पर कॉन्साइड कर जाएंगे हम ये नहीं बोल सकते, वो इंफिनिटी पे ही बोला जा सकता है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इन पाइप फ्लो इज टर्म्ड एज वाटर हैमर। कब वाटर हैमर कंडीशन होती है? तो इसमें यह ध्यान रखना है, फ्लूइड के अंदर दो प्रकार के फिनोमेना हैं जो प्रेशर से संबंधित हैं। अगर आपसे बोला जाए कि कहीं पर भी प्रेशर कम है तो कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है लो प्रेशर के कारण केविटेशन होता है, और वो तभी होता है जब प्रेशर किसी भी पॉइंट पर सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो उस लिक्विड का है उससे भी कम हो जाए। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है फ्लूइड के अंदर कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हाई प्रेशर हो जाता है, लार्ज प्रेशर हो जाता है, तो ऐसे ही केस में हमें वाटर हैमर कंडीशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वाटर हैमर कंडीशन। वाटर हैमर कंडीशन के अंदर आप ये समझेंगे, वाटर हैमर तब होगा जब आपका प्रेशर ज्यादा होगा, उससे प्रेशर वेव्स बनेगी, और अगर जितना टाइम हमको वॉल को क्लोज करने में लग रहा है अगर वो टाइम 2L/C से कम है, ठीक है, तो इस क्लोजर को हम सडन क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमें जो टाइम लग रहा है वो 12/C से ज्यादा है तो उसको हम ग्रेजुअल क्लोजर बोलते हैं। हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ये 12/C टाइम है, टाइम टेकन बाय द प्रेशर वेव टू ट्रेवल फ्रॉम वॉल्व टू दी आपका आउटलेट पॉइंट, जो भी पॉइंट है इन स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब L यहाँ पे पाइप की लेंथ है, और C जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड और इन वाटर। और ये जो टाइम है जो प्रेशर वेव को ट्रेवल करने में लगा, ठीक है, और हमने अगर उससे कम समय में बंद कर दिया तो वो सडन, उससे ज्यादा में करा तो वो ग्रेजुअल। इसमें ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास सडन क्लोजर है इसमें प्रेशर हेड का, प्रेशर लॉस का फॉर्मूला क्या है, और ग्रेजुअल क्लोजर में क्या फॉर्मूला है। तो ग्रेजुअल क्लोजर है तो जो फॉर्मूला है वो है P/ρg बराबर VL/TG। और यहां पर अगर ग्रेजुअल क्लोजर है, सडन क्लोजर है और रिजिड पाइप है तो इसका फॉर्मूला है P/ρg बराबर VC/G। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलास्टिक पाइप के लिए भी होता है बट वो याद रखने की जरूरत नहीं, मेनली आप ये ध्यान रखें। सो इसका सही आंसर क्या होगा? यहां पे हमें दे रखा है सडन राइज ऑफ प्रेशर इन लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वॉल, ये सही बात है। द राइज ऑफ प्रेशर इन अ पाइप फ्लो ड्यू टू ग्रेजुअल क्लोजर, ग्रेजुअल क्लोजर से भी होता है बट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, इसलिए वाटर हैमर इसमें हम सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते। वाटर हैमर तभी होता है जब सडन क्लोजर हो, इसमें बहुत इनसिग्निफिकेंट वाटर हैमर देखने को मिलेगा। नेगेटिव प्रेशर से हमारा केविटेशन फिनोमेना होता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर। देखिए पिटॉट ट्यूब किस लिए काम आता है? पिटॉट ट्यूब हम जानते हैं इज यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी एट अ पॉइंट, एक्चुअल वेलोसिटी। और इसका एक और यूज है, अगर वेलोसिटी हम निकालेंगे तो हम इसकी मदद से फ्लूइड के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल भी पता कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है यू बार या वी बार, वो तो हम डिस्चार्ज अपॉन एरिया से निकाल सकते हैं, इसलिए उसको डिस्चार्ज या सेक्शनल वेलोसिटी बोलते हैं। किसी भी लेयर की वेलोसिटी निकालनी है तो वो हमसे पिटॉट ट्यूब से ही निकलेगी। अगला ध्यान रखना है, पिटॉट ट्यूब के अंदर जो एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है CV √2GH,
और इसमें CV को हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब भी बोलते हैं। H इसमें डिफरेंशियल एड है, फॉर्मूला वही है, H बराबर x, H बराबर x रो m बाय रो माइनस 1, H बराबर x 1 माइनस रो m बाय रो। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि पिटॉट ट्यूब में इक्वेशन है, जो काइनेटिक हेड होता है वो स्टेगनेशन पीजोमेट्रिक हेड, स्टेगनेशन पीजोमेट्रिक हेड माइनस स्टैटिक पीजोमेट्रिक हेड, स्टैटिक पीजोमेट्रिक हेड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पिटॉट ट्यूब किस लिए काम में आता है, वेलोसिटी को नापने में। पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है, तो अगर ऑप्शन वहां पर स्टेगनेशन प्रेशर हो तो आप उसको टिक करेंगे। वो स्टेगनेशन पीजोमेट्री का स्टेगनेशन प्रेशर की मदद से वेलोसिटी बताता है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये रिलेशन भी पूछ सकते हैं, डायनामिक हेड, वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्टेगनेशन पीजोमेट्रिक माइनस स्टैटिक पीजोमेट्रिक। अगली चीज है इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है वो मास पर बेस्ड है, और वहीं पर जो बर्नौली की इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और इनके बारे में अजम्पशन, इनका सारा बेसिक हम कई सारे सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो सही आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्रैग फोर्स इज फंक्शन ऑफ, देखिए ड्रैग फोर्स जो होता है, जब भी कोई फ्लूइड में कोई सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होता है और उसमें सबमर्ज्ड है और उसका मोशन हो रहा है, तो ये हमारे पास पार्टिकल है, तो फ्लो की दिशा में जो इसमें फोर्स लगता है उसे ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और फ्लो के परपेंडिकुलर जो लगता है उसे लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला है हाफ CL रो A U स्क्वायर, और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है हाफ CD रो A U स्क्वायर। ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एक स्फीयर के लिए, अगर बात करें स्फीयर के लिए, तो वो होता है 6 पाई म्यू आर वी, जो वेलोसिटी है ना, ये भी यहां पे वेलोसिटी है 6 पाई म्यू आर वी, ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। ड्रैग फोर्स दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, और एक होता है हमारे पास प्रेशर ड्रैग। प्रेशर ड्रैग, जिस बॉडी में ड्रैग प्रेशर ड्रैग ज्यादा होता है उसे ब्लफ बॉडी बोलते हैं, और जिसमें स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ज्यादा होता है उसे स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो 2/3 होगा ड्रैग फोर्स का, जितना हमारा वो ड्रैग है, और जो प्रेशर ड्रैग होता है वो टोटल ड्रैग फोर्स का 1/3 होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं प्रेशर ड्रैग टोटल ड्रैग का कितना होगा, ठीक है। यहां पर जो CD है इसको हम बोलते हैं ड्रैग कोएफिशिएंट, और CD की भी अलग अलग वैल्यू पूछी जाती है। अगर रेनॉल्ड नंबर 0 से 0.2 के बीच में है तो CD जो है वो 24/RE होता है, और यहां पे RE निकालते हैं रो VD/म्यू। D यहां पर डायमीटर ऑफ पार्टिकल है जो उस फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, और इस नियम को स्टोक्स लॉ बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से 0.5 के बीच में है तो अलग वैल्यू है, अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो 0.5 से 1000 के बीच में है तो अलग है, अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो 1000 से 10 की पावर 5 के बीच में है तो अलग वैल्यू है, ठीक है। तो 0.5 से 1000, 1000 से ये, और रेनॉल्ड नंबर अगर 10 की पावर 5 से ज्यादा है तो अलग वैल्यू है। इसमें जो CD की वैल्यू है वो है 24/RE इंटू 1 + 3/16RE, ठीक है। यहां पर जो CD की वैल्यू है वो है 0.4, यहां पे CD की वैल्यू है 0.5, और यहां पर CD की वैल्यू है 0.2, है ना। इसमें कैपिटल D आएगा, स्मॉल d कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है जो वेंचुरी और ओरिफिस मीटर में आता है, ये C कैपिटल D है, ये ड्रैग कोएफिशिएंट है। दोनों के सिंबल में थोड़ा सा अंतर है। इस नियम को हम ओसेन्स लॉ बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसे ओसेन्स लॉ कहा जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो ड्रैग फोर्स है किसका फंक्शन है, एरिया आ रहा है, प्रोजेक्टेड एरिया, सही बात है, मास डेंसिटी आ रहा है, वेलोसिटी, तो सही आंसर है डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सबका फंक्शन है रो A U स्क्वायर, एरिया यहां प्रोजेक्टेड एरिया होता है। अगला, व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखिए RCC के लिए आपको ध्यान रखना है मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा। अगर मैं PCC के लिए बात करूं तो जो माइल्ड कंडीशन है, माइल्ड और एक एक्सट्रीम, इन दो का मेनली मैं आपको बता रहा हूं।
जो हमारे पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो इसके लिए होता है 220 और इसमें जो होता है वो 280 केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर। और यही इसमें मॉडरेट के लिए भी है, किसमें, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। वहीं पर आरसीसी में बात करेंगे तो माइल्ड हो या मॉडरेट कंडीशन हो, इनके लिए जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो है 300 केजी पर क्यूबिक मीटर। और अगर एक्सट्रीम कंडीशन पूछा जाए तो एक्सट्रीम कंडीशन में है 360 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट है। अगर आपसे आरसीसी के अंदर मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट पूछा जाए तो वो होता है 450 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो आरसीसी में मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, 450 केजी पर क्यूबिक मीटर, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट इतना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, सी आंसर 300 केजी पर। हमें मॉडरेट एक्सपोजर के लिए पूछा है और 20 mm साइज के लिए। अगर साइज आपका 10 mm साइज होता है तो इसमें हम यहाँ पर जो कंटेंट है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, +-10 कर देते हैं। और अगर 40 mm साइज होता है तो +-20 कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक, तो वो ये 20 के लिए जो है ये मैंने आपको वैल्यू बताई है। अगला है इस पर IS 456/2000 द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25 अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड। देखो LSM बोलो या WSM बोलो, दोनों के अकॉर्डिंग कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसे FCR बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। इसे क्रिटिकल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.7 √FC के। अब हमारे पास यहां पर दे रखा है ये कितना हो गया 25, तो ये हमारे पास कितना हो गया 3.5 मेगापास्कल। ठीक है, तो इससे सही आंसर हमारे पास क्या गया, बी आंसर। और ये जो स्ट्रेंथ है ये हम किस टेस्ट से पता करते हैं, तो इसको हम पता करते हैं 1/3 पॉइंट लोड टेस्ट। और एक और टेस्ट है इसका, इसी का एक और नाम है 2 पॉइंट लोड टेस्ट। तो ये जो FCR है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्रिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इससे हम इसको पता करते हैं इन दो टेस्ट से। और इसमें आपसे एक और चीज पूछ सकते हैं, यहां पर एक और टर्म आती है क्रैकिंग मोमेंट। क्रैकिंग मोमेंट, क्रैकिंग मोमेंट क्या होता है, तो आपका वह सेक्शन जिस पर जब उतना स्ट्रेस आ जाए कि आपका कंक्रीट टेंशन में क्रैक हो जाए, तो जितना मोमेंट उस पे आ रहा है उसे क्रैकिंग मोमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लो पूरा एक सेक्शन कंक्रीट से है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, यहां पर कंप्रेशन आया, यहां पे टेंशन आया, तो जब लोड जीरो है तो स्ट्रेस जीरो होगा, जब लोड जीरो है तो स्ट्रेस जीरो होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो एक ऐसा पॉइंट जब यहां पर FCR आ गया और यहां पर भी FCR आ गया, अब कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तो अच्छी है, तो वो तो यहां फेल नहीं होगा, बट यहां पर उसमें क्रैक आ जाएगा। तो जब यहां पर क्रैक आया तो वो जितना मैक्सिमम लोड ले पाया वो क्रैकिंग लोड कहलाता है, और वो जितना मोमेंट ले पाया वो क्रैकिंग मोमेंट कहलाता है। और ऐसे सेक्शन को क्रैक्ड सेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो आरसीसी जो है वो एक क्रैक्ड सेक्शन एनालिसिस या डिजाइनिंग है, और जो पीसीसी है वो अनक्रैक्ड सेक्शन एनालिसिस या डिजाइनिंग कहलाती है। क्लियर है यहां तक? तो क्रैकिंग मोमेंट का फॉर्मूला पूछते हैं, क्रैक्ड FCR मॉड्यूलस ऑफ रप्चर इनटू सेक्शन मॉड्यूलस। आगे बढ़ते हैं, अगला है इफ द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.5 मेगापास्कल इज अज्यूम्ड, मतलब टाउ BD डिजाइन बोला है मतलब LSM यूज करना है, ये इससे क्लियर हो जाता है। जैसे डिजाइन वर्ड कहीं भी आरसीसी में दिखे, स्टील में LSM दिमाग में फिक्स्ड। ये दे रखा है हमें 1.5 मेगापास्कल। डेवलपमेंट लेंथ बतानी है, LSM के लिए फॉर्मूला होता है 0.87 F55 अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, अब यहां पर हमें बोला है FE 500 के लिए, तो इसमें जब हम रखेंगे 0.87, F5 हमारे पास कितना है 500, इनटू डायामीटर ऑफ बार कितना है, डायामीटर ऑफ बार हमारे पास है 12 mm, तो ये 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 हो गया, और इनटू में अब यहां पर आ जाएगा टाउ BD। बट ये ध्यान रखना है HYSD बार का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 60% बढ़ाना पड़ेगा, और इनटू ये हो गया 1.5, क्योंकि ये वैल्यू प्लेन बार टेंशन के लिए होती है। हमें HYSD बार टेंशन का पूछा है।
अगर इसमें कंपैरिजन बोला होता तो 4 के साथ 1.6 के साथ 1.25 और करते, कंपैरिजन के लिए 25% और बढ़ाते। इसको जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू लगभग आएगी 543.5 mm। मतलब इसको जब आप निकालेंगे तो आंसर आएगा ए 544 mm। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इफ द एज ऑफ द लोडिंग इंक्रीजेस क्रीप कोएफिशिएंट क्या होगा। देखो अलग अलग एज पर, यानी 7 दिन पर, 28 दिन पर, साथ में 1 ईयर, सब पे अलग अलग थीटा की वैल्यू होती है। इस पर जो होती है वो 2.2 होती है, इस पर जो होती है वो 1.6 होती है, इस पर जो होती है वो 1.1 होती है। और थीटा जो है वो किसका रेशो है, क्रीप स्ट्रेन, थीटा को बोलते हैं क्रीप कोएफिशिएंट, वो क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन का रेशो है। ठीक है, तो जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रीप कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसका रीजन याद रखना है कि टाइम के साथ जो क्रीप स्ट्रेन है वो तो बढ़ रहा है, और जो इलास्टिक स्ट्रेन है वो भी टाइम के साथ बढ़ता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है यहां पर, प्रॉब्लम ये आती है कि जो रेट है आपके इलास्टिक स्ट्रेन का बढ़ने का जो रेट है वो ज्यादा है क्रीप स्ट्रेन के बढ़ने के रेट से। तो चूंकि इलास्टिक जो है वो तेज बढ़ेगा और क्रीप धीरे धीरे बढ़ेगा, और इलास्टिक नीचे है क्रीप ऊपर है, तो रेशो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये था बच्चों हमारा सेशन जिसके अंदर हमने आज आरसीसी, बीएमसी और एफएम में क्वेश्चन डिस्कस करे। ये आरसीसी, बीएमसी, एफएम का हमारा सेकंड सेशन है और हमारी पूरी सीरीज का ये हमारा 8th सेशन है। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आया, और अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप इन को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें सीरीज अच्छी लग रही है, इसमें हम ये भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें समझने हैं, तो आप आरसीसी, बीएमसी, एफएम में ये वाले चीज भी हमें समझा देना। ठीक, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 300 नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, प्राइजेस बहुत ही नॉमिनल प्राइस है क्रैश कोर्स की। ठीक है, और मैकेनिकल के लिए भी अवेलेबल है। और जो यहाँ पर एसी प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल है, ये हमारा पब्लिक चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसको चेक करें। यहाँ पर इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो रेगुलर अपडेट्स के लिए और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए एसी यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।